आज आपकी आवाज में पूछेंगे कि उपचुनाव में कहां हैं आपके यानी जनता के मुद्दे। ना बात रोजगार की, ना उद्योग की, ना किसान की, बस एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। कोई नालायक बता रहा है तो कोई बंटाधार 2.0 बता रहा है। हालांकि कमलनाथ कह रहे हैं कि ग्वालियर में सिंधिया थे तो विकास नहीं हो पाया, लेकिन इन सब बातों से जनता को क्या सवाल पूछेंगे, आपके मुद्दे भी बताएंगे कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जी, आप इतने नालायक तो नहीं है। उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न। अभी तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही बयानबाजी का स्तर गिर गया है। हमले तो एक दूसरे पर हो रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे गायब हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर फिर सौदेबाजी का आरोप लगाकर 15 साल का हिसाब मांगा, तो कमलनाथ ने बीजेपी और शिवराज सरकार को निशाने पर लिया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के नालायक वाले बयान पर तंज कसा। जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था, उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। शिवराज जी करिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी, आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं वो। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हूं, मुझे क्या आपत्ति है। बयानबाजी के अलावा कांग्रेस पार्टी कहीं बीजेपी से हिसाब मांग रही है तो पोस्टर के जरिए भी महाराज पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि हमने तो 2008-2013 में अपना हिसाब दे दिया, अब बारी बंटाधार 2.0 की है। कल कमलनाथ जी को ग्वालियर दौरे में जो प्यार और सम्मान मिला है, उसने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता बिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के जनमत को खरीदने का किसी को अधिकार और बेचने का किसी को अधिकार नहीं दिया था। मध्य प्रदेश में जो जनता के विकास के काम हो रहे थे उसको कुछ समय के लिए ज़रूर रोक दिया है, लेकिन उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। शिवराज जी ने 2008 में, 2013 में, 2018 में जनता को जवाब दिया, हिसाब दिया, जनता को अपने किए का लगातार लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अब आपकी बारी है, आपको 15 महीने का जवाब देना होगा कि किस प्रकार आपने मध्य प्रदेश को अपमानित करते हुए अराजकता के दौर में झकेलने का काम किया। बंटाधार 2। किसान, बेरोजगारी, ग्वालियर चंबल के साथ प्रदेश के विकास के मुद्दे आपको चुनाव में नहीं दिख रहे होंगे। बस एक दूसरे की कमियां निकालकर जनता से वोट की उम्मीद की जा रही है, एक दूसरे से हिसाब मांगा जा रहा है। तो सवाल ये कि विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही। सवाल ये भी कि सियासी दल एक दूसरे की खामियां निकालकर क्या मुद्दों से भटका रहे हैं। शैलेंद्र के साथ संदीप भमरकर, ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उमाशंकर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, पूर्व में ये भी मंत्री रहे हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और सबसे पहला सवाल मैं चौधरी राकेश सिंह जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव प्रचार तेज हुआ है, बदजुबानी हो रही है, किसी पर निशाना साधा जा रहा है। सर, विकास के मुद्दे यानी जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? बदजुबानी करने वाले राजनेता बहुत लंबे समय तक किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन वर्तमान में यह देखा गया है मृदुल जी कि लोग हल्की भाषा बोल के ही नेता को नीचा दिखाना चाहते हैं, विरोधी दल के नेता को। और ये लगातार होता आया है इस देश में। मैं तो जब से राजनीति कर रहा हूँ, कुछ 1-2 दशक छोड़ दूं, पिछले आखिरी तीसरे दशक में तो मैंने मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो वो कभी जर्सी बछड़े कहते थे सोनिया जी और राहुल इनको राजीव जी के बच्चों को। तो बदजुबानी की प्रचलन ये पिछले 1 दशक में शुरू हुआ है, जो राजनीति का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात आपने की प्रगति की बात नहीं हो रही है, ये बिल्कुल सत्य बात है।
ग्वालियर में जो कार्यक्रम मैं देख रहा हूं पिछले महीने 1.5 महीने से, आप देखिए कि सिंधिया जी आए, शिवराज सिंह जी आए और कई लोगों ने चौधरी राकेश जी, मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं। आपने अभी खुद कहा कि जो लोग बदजुबानी करते हैं ज्यादा दिन नहीं चल पाते। कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता जो आज से तो राजनीति कर नहीं रहे, कई दशकों से कर रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर है, नालायक बता दिया उसे। नहीं, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा हूं, तो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, उनके ज्ञान में भी लाना चाह रहा हूं, आपका भी ज्ञान वर्धन कर रहा हूं। आप एक पुस्तक उठा के देख लें कि कौन सा शब्द जो है असंसदीय है। नालायक शब्द असंसदीय नहीं माना गया है। और इसको हाउस में आपने मेरा ज्ञान बढ़ाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी बात सुन ले पूरी चौधरी राकेश सिंह जी, मैं एक बात कह रहा हूं। बात सुन ले आप मेरी। हाँ, आप कहिए अपनी बात, फिर मैं आपके पास फिर आता हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो असंसदीय भाषा के लिए पुस्तक बनी है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की, उसमें नालायक और लायक 2 शब्द हैं जिनको हाउस में उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति कार्य करता है उसको लायक कहा जाता है, जो कार्य नहीं करता है उसको नालायक कहा जाता है। तो इसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई, अगर आपकी मानसिकता में यह है कि गलत शब्द है तो हो सकता है, लेकिन संसदीय मेरी मानसिकता पर आप पूछ रहे हैं। चौधरी राकेश जी, मैं आपसे ठीक पूछता हूं। अभी मैं आपको अगर 2 बातें बताऊं और कह दूं कि कोई नालायक है, तो आप मानेंगे कि ये अच्छी भाषा है, संसदीय भाषा है? बताइए आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये अपशब्द नहीं है। नहीं तो ये क्या है? ये बहुत अच्छा शब्द है क्या? नालायक है, दुनिया वाले नालायक ऐसे कहते हैं क्या सर कोई? आप बताइए, अच्छा शब्द है क्या? ये शब्द संसदीय है, ये शब्द असंसदीय नहीं माना गया है। और जो व्यक्ति काम करता है उसको, तो आपका कहना है नालायक और कहेंगे चुनाव में, अभी और आगे भी कहते रहेंगे संसदीय है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हो मृदुल जी, मैं नहीं कह रहा हूं। चौधरी राकेश जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है नालायक शब्द से, तो फिर तो आगे भी इस्तेमाल होगा। अगर आप संसदीय भाषा की बात करेंगे तो मैं इस बात को कह रहा हूं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वो इस बात को ताकीद करेंगे कि ये गैर संसदीय शब्द नहीं है, इसको कबूल किया जाता है और संसद और विधानसभा कबूल कर रहे हैं आप? उमाशंकर गुप्ता जी, आपको कोई नालायक कह रहा है, आप कबूल करेंगे? नहीं, देखिए, संसदीय असंसदीय का सवाल नहीं है, ये हाउस में बात नहीं हो रही। मृदुल जी और आदरणीय राकेश जी, ये पब्लिक में बात हो रही है और पब्लिक में शब्द को अच्छे रूप में नहीं लिया जाता। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि असंसदीय नहीं है, लेकिन ये विधानसभा के हाउस के लिए या लोकसभा के लिए तो ठीक बात है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को नालायक कहना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और ये इसका अर्थ जो आप भी समझते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कि इसको पब्लिक में या आम नागरिक जो समझता है वो इसको समझता है कि एक जिसको क्या कहें, इस मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं सर। घर में जो सबसे कमजोर रहता है, जो कोई काम नहीं कर पाता, जिसकी नौकरी नहीं लगती, जो घर पे बैठा रहता है दिन भर, उसे कहते हैं नालायक किस्म का व्यक्ति है। बिल्कुल, मैं गुप्ता जी की बात से सहमत हूं, आदरणीय गुप्ता जी की बात से, मुख्यमंत्री के लिए प्रचलन में और आम सभा में ये मुख्यमंत्री के पद के लिए कहना, कहिए। मैं सहमत हूं गुप्ता जी। वही मैं कहना है कि, और ये मुख्यमंत्री के पद के लिए जो बैठा है व्यक्ति, और 15 साल मुख्यमंत्री हो गए उनको, मुझे लगता है कि राकेश जी ने जो बात कही है कि जो शब्दों की गिरावट आ रही है, ये उचित नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये खोखलेपन का प्रमाण है। ठीक है, अब मैं उस पर आता हूं, विकास के मुद्दे को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी पूरे चुनाव प्रचार को हम बड़े नजदीक से कवर कर रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार फील्ड पर जा रहे हैं, अभी तक हमें वो मुद्दे नहीं आए। इस साइड में हम ग्राफिक्स चला रहे हैं और इन मुद्दों को आप भी देखिए। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं कि इन मुद्दों को देखिए, क्या किसी ने इस पर बात की है। और फिर हरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर कि इन मुद्दों पर कौन बात करेगा, लायक और सब तमाम चीजें बोली जा रही हैं, इन मुद्दों का क्या, इन पर कौन बात करेगा? हरीश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मृदुल, देखिए, जो बात सामने आ रही है सब बिल्कुल साफ तौर पे, जैसा आपने बिल्कुल सुन पा रहा हूं, जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिया उसमें साफ तौर पे आपने कहा कि मुद्दों से भटकाने की कवायद है। साफ तौर पे यही है, पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता सवाल ना करे, इसलिए एक दूसरे पे सवाल कर दो आप।
जब जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी तो ये नेता जो है पक्ष विपक्ष, इनको बगले झाँकने के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो ये इससे अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे पे सवाल पूछो, जनता भ्रमित रहे, उपचुनाव हो जाए और वापस से जो जीतेगा वो सत्ता में आएगा, जो हारेगा विपक्ष में बैठेगा। कुल मिला के नुकसान जनता का होना है। अब ग्वालियर चंबल संभाग की बात करेंगे, ग्वालियर चंबल संभाग में पेयजल समस्या, उद्योग समस्या और आपका कह रहा है विकास समस्या, बहुत सारी समस्या है जो सालों से अटकी हुई हैं, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। दोनों राजनेता केवल आश्वासन देते रहे, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे और ग्वालियर चंबल की जनता उनके भरोसा करते रही और वोट देते रही। लेकिन अब जब बात आता चुनाव की बात आती है, कहीं जनता ये मुद्दे ना उठा दे तो इस तरह की बयानबाजी सामने दिखती है। जहां कांग्रेस 15 साल का हिसाब मांग रही है भाजपा से, वहां भाजपा 15 महीने का हिसाब मांग रही है। लेकिन इस सब में जनता गायब है। जनता को हिसाब मांगना चाहिए, जनता चुप है। और जनता चुप इसलिए है कि उसे लगता है कि ये 15 साल का है, 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि रूप में मांग रहे हैं। लेकिन ये खेल है, एक तरह से गिमिक है। अपने नंबर बढ़ाने के लिए सामने वालों को कमजोर बताने का प्रयास है, जनता के सामने नंबर बढ़ाने का प्रयास है। और जनता इसी में भ्रमित रहती है और जनता के मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आप चाहे शुगर मिल का बात करें कोलारस की, चाहे आप चंबल से पानी लाने की बात करें, चाहे आप चंबल प्रोग्रेस वे, जो अब नाम बदल गया, पहले चंबल प्रोजेक्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, तो नाम बदल देते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन मुद्दे वही खड़े रहते हैं। तो आप इस तरह की बातें, जनता अब नेता भी जानते हैं जनता को किस तरह भ्रमित करना है। बिल्कुल। और मैं हरीश, जो आप जिक्र कर रहे हैं जिन बातों का, मैं सीधे उमाशंकर गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा, बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो 2018 से पहले के या कई सालों से लंबित पड़े हुए हैं। इसमें कांग्रेस की दिग्विजय सरकार भी शामिल है और शिवराज सरकार भी शामिल है जो पहले रही है। उमाशंकर गुप्ता जी, इन मुद्दों पर काम हुआ ही नहीं है, ये मुद्दे पास हो जाते हैं लेकिन फिर बीच में जाके अधर में लटक गए। इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर बात कौन करेगा? देखिए मृदुल जी, इन पर हम तो बात कर रहे हैं, हमारे पंपलेट, पोस्टर, हमारे नेताओं के भाषण, लेकिन कहीं से कोई बात आती है तो उसका जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। और जब 15 साल का हिसाब की बात आती है तो 15 महीने का हिसाब भी मांगा जाता है। जब कहीं दुर्भाग्य से मुद्दों से भटककर और गद्दार और अन्य प्रकार का बात आती है तो उसके कारण भी बताना हम लोगों की भी मजबूरी है। तो इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे तो 2003 से जब से हम सरकार में आए हैं, हम विकास को लेकर ही चुनाव लड़े हैं। 2003 का चुनाव हमने विकास का लड़ा और 2008 में जब गए तो अपना अकाउंट्स लेकर गए कि 2003 में ये वायदा किए थे, ये पूरे हो गए। 2013 में जब चुनाव में गए तो 2008 के वायदों को लेकर गए कि ये वायदे किए थे, ये पूरे हो गए। 18 में चुनाव में गए तो भी यही लेके गए। तो हमारा मुद्दा विकास ही है, विकास ही मुद्दा रखकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब पब्लिक में भ्रम फैलाने की कोशिश हो तो कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि उन बातों का जवाब दिया जाए। कमलनाथ कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जब तक, तब तक हम वहां गए नहीं, हम वहां पहुंचे ही नहीं, उन्होंने काम नहीं करने दिया। अब मेरा ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो मुख्यमंत्री तो आप थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे और वो आपको गुजारिश करते रहे। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी गुजारिश करते रहे, वो नेता आपके थे और उन्होंने यहाँ तक आपको चेतावनी दी कि अगर आप ये नहीं करोगे वायदे पूरे तो मुझे सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। उस पर आपने जवाब ये दिया कि उतर जाओ सड़कों पर। तो आप ये बातें कहकर अब भ्रम में नहीं डाल सकते। नहीं तो फिर और जनता ये बहुत बारीकी से सब बातों को देख रही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं चौधरी राकेश सिंह से, वो खुद आते हैं महगांव से। और चौधरी राकेश जी, जो मुद्दे मैं बता रहा हूं, लगातार अभी से नहीं सर, कई महीने से चुनाव प्रचार के लिए नेता वहां पर जुट रहे हैं। लेकिन आप खुद बताइए, एक जिम्मेदार आप मंत्री पद पर भी रहे हैं, बताइए किसी ने ये मुद्दे उठाए हो तो? आप मुझे मुद्दों के साथ अगर बात सुनना चाहते हैं तो मैं मृदुल जी मुद्दों के साथ ही बात करूंगा। एक्सट्रीम पावर सुनना चाहते हैं तो एक्सट्रीम पावर बोलूंगा। आपने जो बात की है उस संबंध में मैं बात करना, अव्वल तो मैं पहले आपको ये दुरुस्त कर दूं, मैं महगांव से कभी चुनाव नहीं लड़ा हूं। नहीं, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। भिंड विधानसभा, बिल्कुल भिंड से, भिंड से आता हूं मैं। 4 बार एमएलए रहा हूं, मंत्री रहा हूं। आपने 3-4 राकेश जी भविष्य का बता रहे हैं, भविष्य का बता रहे हूँ। अरे साहब, आप जैसे शुभचिंतक है, फिर गुप्ता जी क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर है। मैं जो अनुरोध कर रहा हूं, मैं 3-4 पॉइंट पे बात करना चाहता हूं।
एक आप बात कर रहे हैं कैलारस शुगर फैक्ट्री की। कैलारस शुगर फैक्ट्री के बारे में समय समय पर सरकारों ने निर्णय लिए, लेकिन अंततः उस पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई और कोई भी सरकार उसको खड़ा नहीं कर पाई और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा, बिल्कुल आके कैलारस के लोगों को। दूसरी बात में आता हूं, जेसी मिल ग्वालियर का बंद हुआ। मैं 1990 में एमएलए था। आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने जेसी मिल का 50 लाख रुपया बिजली का माफ कर दिया। उससे वहां के मजदूरों का कोई फायदा नहीं हुआ, मालिक का फायदा हुआ 50 लाख रुपए का 1990-91 में। अब आप बात कर रहे हैं नैरो गेज ग्वालियर श्योपुर लाइन की। नैरो गेज ग्वालियर श्योपुर लाइन पे श्रीमान नरेंद्र तोमर जी, जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, ये पहली बार जब मुरैना चुनाव लड़ने गए तो ये नैरो गेज पे ही बैठ के गए थे श्योपुर। सबसे पहले प्रभात झा साहब थे, ये सब लोग थे, अनूप मिश्रा जी थे, और इन्होंने कहा था कि मैं चुनाव जीत गया तो नैरो गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील कर दूंगा। इसके बाद एक बार ग्वालियर से रह लिए, 2 बार मुरैना से सांसद रह लिए, मंत्री रह लिए, लेकिन नैरो गेज वहीं की वहीं है। तीसरी आपने बात की कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना अटेर क्षेत्र की, जो चंबल से पानी भिंड को आना था। कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना का प्लान बहुत पहले से 80 से चल रहा था और वो कई बार उसमें पैसे दिए गए। मृदुल जी, मैं अपने समय की बताऊं कि अनूप मिश्रा जी मंत्री थे और उसमें पैसा आया। उन्होंने पाइप खरीद लिए, तो मैंने उनसे अनुरोध किया हाउस में कि पाइप बाद में खरीदिए, पहले कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना को पंपिंग सेट शुरू करिए, वहां से पाइप की लाइन बाद में बिछेगी। यानी करोड़ों रुपए के पाइप खरीद के डाल दिए और आज वो पाइप कहीं नहीं है, सब तितर बितर हो गए सिंचाई कॉलोनी में। मैं इसी पर 2 पॉइंट उठाना चाहता हूं, उसके बाद मैं उमाशंकर गुप्ता जी के पास जाऊंगा। आपने मुझे एक एक चीज बताई, कहां पर कितना क्या काम हुआ, लेकिन सर इतने सालों तक आप नहर ले लीजिए, सिंचाई परियोजना ले लीजिए, सिर्फ पाइप डलता है। किसान अभी भी दूर है कि उसे सिंचाई का पानी मिल जाए, उसे कहीं फायदा हो जाए, उसे अभी तक नहीं मिला। साल हो गए सर, दशक हो गए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि सरकारों ने उसका उपयोग किया, पैसा आया, पाइप खरीदी कर दिए और पाइप आज कहीं नहीं है, वो योजना चालू नहीं हुई। आपने एक्सप्रेस वे की बात की, बहुत सटीक मुद्दा है। अभी मैं नरेंद्र तोमर साहब को एक दिन सुन रहा था, उन्होंने कहा कांग्रेस के समय में ये योजना बंद कर दी गई थी, अब फिर चालू कर दी गई। मैं कह चुका हूं कई बार कि मेरे पास ये पत्र है जो शिवराज सिंह जी के समय ये योजना बंद कर, ये पूरा पार्ट हटा दिया गया था भिंड और मुरैना का, और ये ऑर्डर था दिनांक 6/8/2018 का, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे। अभी भी जब योजना वापस करने की बात हो रही तो उसको प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है राज्य सरकार पे, अब वो कह रहे हैं जमीन के बदले में जमीन ले लो। किसान की जमीन, एक क्षेत्र भी यहाँ से इससे हटा दिया गया है, उस पर भी बहुत बात हुई है। मैं उमाशंकर गुप्ता जी से इसका जवाब लेना चाहता हूँ। जोड़ दिया गया। मैं उमाशंकर गुप्ता जी से इसका जवाब लेना चाहता हूँ, उसके बाद में हमारे सहयोगी के पास जाऊंगा। उमाशंकर गुप्ता जी, फिर वही घूम फिर के बात आ गई कि इनकी सरकार में हमने इतना कर दिया था, इनकी सरकार आते आते फिर बदल जाता है। ये बदलाव क्यों जाता है सर? पाइप डलते तो उसमें पानी नहीं पहुंच पाता, योजना बनती है तो वो जमीन पर नहीं उतर पाती। नहीं, देखिए क्या समस्या रही है ये तो राकेश जी ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन सिंचाई के रकबे की अगर आप बात करें तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18% के रकबे को 40% से 45% सिंचाई का रकबा हमने बढ़ाया है। नर्मदा का सारा जल का उपयोग पूरा हो, अनेक वर्षों से बांध सागर, राकेश जी सहमत होंगे, माननीय अर्जुन सिंह जी के ज़माने से पेंडिंग पड़ी थी, बाण सागर शुरू की, माही योजना शुरू की, ये अनेक योजनाएं शुरू की हैं। अब कनेर में क्यों अटक गया मामला, ये मैं शायद स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा। नैरो गेज वाली भी आपने बात की है तो सेंक्शन हुई है, आप जानते हैं, राकेश जी इस बात को जानते हैं। नरेंद्र सिंह जी ने वायदा किया था, वो सेंक्शन भी हुई है। सैनिक स्कूल भी आ रहा है। और ये जो शिवराज जी वाला पत्र आपने कहा कि उस समय जो कोशिश हुई थी, शिवराज जी ने उसके विरोध में पत्र लिखा कि नहीं इसको और क्षेत्र को जोड़ा जाए, तो ये प्रयत्न लगातार हुए हैं और काम, समस्याएं बहुत हैं, ये भी ठीक बात है। और भिंड में विशेषकर चंबल में और अनेक वर्षों तक जो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि डेवलपमेंट के काम में सबसे बड़ा अड़ंगा डकैत समस्या भी रही थी, जिसका उन्मूलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार मैं आप दोनों की बात से सहमत भी हो जाऊं थोड़ी देर के लिए। तो हम घूम फिर के उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। उमाशंकर जी और चौधरी राकेश जी, आप खुद समझते हैं, आज हमने ये मुद्दे याद दिलाए तो आप दोनों ने इन पर बात की, ये बताया कि कमियां और खामियां कहां पर रहीं।
हमारी भी यही कोशिश है कि कम से कम इन मुद्दों पर तो बात हो, लायक और नालायक का फैसला जिसको करना है वो कर लेगा। हरीश, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए कि आज पहली मर्तबा शायद इन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी। आपने भी पहली बार ही पूछा मृदुल जी। बिल्कुल वही मैं इसलिए हमें पूछना पड़ा सर, मजबूर हो गए हम, मजबूर हो गए उमाशंकर गुप्ता जी, मजबूर हो गए। हमें कहा आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, फिर आज ही हमने पूछ लिया। आपको बधाई देता हूं, खुले दिल से स्वीकारा इन्होंने। जी हरीश कहिए। बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है मृदुल की, इस पे अभी दोनों पक्षों की एक बात नहीं आएगी। मालमपुर और बामोर जो इंडस्ट्री एरिया चालू हुए थे वो बंद हो रहे हैं, उसको चालू करने ना तो कांग्रेस सरकार ने पहल करी ना भाजपा ने। जो बंद हो रहे हैं, जो पहले नए इंडस्ट्री तो आना छोड़िए, जो चाहे वो भी बंद हो रहे हैं, लगातार बंद हो रहे हैं। और सिर्फ उसका कारण भय है वहां पर, जिस तरह की बात की जा रही है। जो उद्योगपति आना चाह रहे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, उसके कारण उद्योगपति भय बैठा, इस कारण वहां जो उद्योग तो वो भी बंद हो रहे हैं और नए निवेश की आने की बात अलग है। तो ऐसे में पार्टियों को इस पर भी सोचना होगा, युवाओं को रोजगार देना है। वहां बहुत अच्छा अवसर है, दिल्ली से लगा हुआ पास में है, मथुरा तक इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, ग्वालियर में बहुत जगह है, जमीन है, वह इंडस्ट्रियल एरिया प्रदूषण हो रहा है, यहाँ इंडस्ट्री शिफ्ट कराई जा सकती है। लेकिन प्रयास बिल्कुल कागजों पे होते हैं, धरातल पे कहीं दिखते नहीं है और बातें बड़ी बड़ी होती हैं। और इस चुनावी प्रचार में बुलावे में आती है, इस चुनावी प्रचार में राजनेता और दोनों पार्टियों के नेता कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम और हमारी टीम जिम्मेदारी के साथ उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस मुद्दों पर लेकर आएगी और बाकी सब कुछ जनता पर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक